और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। केंद्र और दिल्ली सरकार आपात बैठक बुलाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर परिस्थितियां खराब हो रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई चल रही है। और जो खबर सामने आ रही है उसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वायु प्रदूषण को लेकर सख्ती यहां पर अपनाई है और कहा है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर एक आपात बैठक बुलाए। लॉकडाउन को लेकर पिछली सुनवाई में कहा था कि क्या हालात ऐसे बन गए हैं कि लॉकडाउन को लेकर विचार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने आज कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं लॉकडाउन लगाने को लेकर। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में कहा है कि प्रदूषण को लेकर सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए। दिल्ली और केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है कि वायु प्रदूषण को लेकर एक इमरजेंसी बैठक होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में AQI लेवल जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। दिवाली के 10 से 15 दिन बाद भी देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को लेकर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यही वजह है कि यह मामला, यह सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में हुई है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट से काफी सख्ती देखी गई थी, काफी सख्त टिप्पणियां की गई थी और अब यहां पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर काफी सख्ती दिखाई गई है। केंद्र और दिल्ली सरकार को सख्त आदेश दिया गया है कि केंद्र और दिल्ली सरकार आपात बैठक बुलाए, प्रदूषण से निपटने की योजना बताएं और अगली सुनवाई वायु प्रदूषण को लेकर बुधवार को होगी। और साथ में पंजाब और हरियाणा को भी आदेश दिए गए हैं कि 7 दिन तक पराली के जलने पर रोक लगाएं, क्योंकि कहा जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा रोल पराली का है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब और हरियाणा सरकार को भी कहा है कि 7 दिन तक पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक आते हैं, मेरे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ बने हैं। एहतेशाम, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, आज के जो सुनवाई अभी हुई उसका क्रक्स यही है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जो एक्शन प्लान बताया गया, जो एफिडेविट दाखिल की गई, उससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उससे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काफी ऐतराज जताया है और कोर्ट ने कहा है कि आप एक इमरजेंसी मीटिंग करें जिसमें कि केंद्र सरकार के अलावा जो हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के मुख्य सचिव हैं या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में जरूर शामिल हों और मिलके सभी राज्य एक प्लान बनाएं कि प्रदूषण को अगले 1 हफ्ते में कैसे कम किया जा सकता है। इसमें खास बात ये नजर आई कि जो कहा जा रहा था पराली की वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, तो आज सरकारों ने भी ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया कि पराली से सिर्फ 10% ही प्रदूषण हो रहा है। जो असल प्रदूषण है वो इंडस्ट्री से है, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है। इसके अलावा सड़क पर जो धूल मिट्टी मौजूद है कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरे दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं, वो एक बड़ी वजह है। और गाड़ियों से जो प्रदूषण हो रहा है, वाहन का प्रदूषण है, जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं बड़ी तादाद में और उसमें जो वाहन से जो धुआं निकल रहा है उससे प्रदूषण होता है। तो ये 3 मुख्य कारण आज निकल कर सामने आया है, जो कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया। तो अब कोर्ट ये चाहता है कि सरकार इन तीनों पर कैसे कार्रवाई करेगी, इसको लेकर एक एक्शन प्लान इमरजेंसी मीटिंग में बनाए और फिर बुधवार को सुबह यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। जी तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर को एक आपात बैठक बुलानी होगी कल, जिसमें तय किया जाए कि आगे प्रदूषण के मुद्दे पर क्या होगा। देखिए बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हमें एजेंडा बताना पड़ रहा है। आपने जो एजेंडा दिया है उसमें पूरी बातें स्पष्ट नहीं है जो पराली से प्रदूषण होता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया हलफनामे में कि पराली का प्रदूषण सिर्फ 10% है। इसके अलावा दिल्ली में जो जनरेटर से प्रदूषण होता है और जो
भट्टियों से प्रदूषण होता है इसकी वजह भी जानी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। अब बुधवार को फिर से सुनवाई होगी और सेंटर को कहा गया है कि वो एक बैठक बुलाएं और आगे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पर यह बैठक में तय होगा। बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है। एहतेशाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम, देखिए जो ये सुनवाई हुई है इसमें सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें एजेंडा बताना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, खासतौर पे मुख्य न्यायाधीश का जो रुख था वो बहुत ही ऐसा था कि उन्हें लग रहा है कि शायद वो बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान है कि पूरे जो दिल्ली एनसीआर में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। वो उनके चेहरे पे दिख रहा था और इसीलिए उन्होंने बहुत सख्त लहजे में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के वकील दोनों से ये कहा कि ये वक्त नहीं है कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम हो या अपनी जिम्मेदारी किसी और पर ट्रांसफ़र करें। इसलिए जो हलफनामा अब तक जो सामने आया है उसमें कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ तौर पर यह कहा था कि आप एक एक करके कदम बताएं कि ये कदम हम उठा रहे हैं, इससे ये प्रदूषण कम होगा। वो हलफनामे में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही सख्त अल्फाज में कहा। वो शुरू में वो ये भी कह रहे थे कि कल तक प्लान बताइए और कल शाम को हम सुनवाई करेंगे, लेकिन कोर्ट ने फिर उसके बाद चूंकि इन्हें काफ़ी वक्त लगेगा हलफनामा तैयार करने में और सारे ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करने में और एक एक्शन प्लान बनाने में, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें एक दिन का समय दिया कि एक दिन के अंदर आप एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं जिसमें केंद्र सरकार ये मीटिंग बुलाए और उसमें पंजाब और हरियाणा और दिल्ली सभी के जो मुख्य सचिव हैं वो उसमें शामिल हो ताकि कोई ठोस कदम उठाया जा सके। और तीन चीज़ें निकल कर सामने आई है। अब तक यही चलता आ रहा था कि प्रदूषण की मेन वजह क्या है और पराली पर ही सारी जिम्मेदारी डाली जा रही थी। आज ये साफ हो गया कि पराली से सिर्फ 30% ही प्रदूषण हो रहा है और बाकी जो प्रदूषण के कारण है उस पर काम करना अब बहुत ज़रूरी है और उस पर फोकस करके एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। जी बिल्कुल, एहतेशाम रहिए हमारे साथ। देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई है बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि जो हलफनामा है इसमें पूरी जानकारी नहीं है, हम एजेंडा बता रहे हैं। और देखिए जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है उसमें कहा गया है कि पराली की वजह से जो प्रदूषण है सिर्फ 10% है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, दिल्ली सरकार के वकील मौजूद थे और टकराव भी देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार जो बातें सामने आ रही है उसमें सीजीआई ने कहा कि दिल्ली में तो कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है लेकिन गुरुग्राम और नोएडा में भी कंस्ट्रक्शन पर रोक होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सेंटर से कहा है कि वो आपात बैठक बुलाएं और बताएं कि इसको लेकर के आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी 318 है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी। और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि लोगों को घरों में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। ऐसे में सीजीआई ने साफ साफ कहा था कि हमें जो उम्मीद थी कि सरकार काम करेगी वैसा नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं बताया है, हमें एजेंडा दीजिए, इंडस्ट्री, सड़क, वर्क फ्रॉम होम और पराली पर इस पर फोकस करके हलफनामा दीजिए। और यह भी कहा गया है देखिए कि नोएडा, गुरुग्राम और भी जगह कंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हालात काफी ज्यादा खराब है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हर साल ऐसा होता है। इसके अलावा यह भी कहा है कि हम सेंटर को आदेश देते हैं कि आप आपात बैठक बुलाइए। इसके अलावा हम पंजाब और हरियाणा को भी आदेश देते हैं कि वो किसानों से बात करें, पराली को जलाने से रोकने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है कि 2 हफ्ते तक ये बंद करिए। देखिए जो पराली से होने वाला प्रदूषण है, जो बार बार दिल्ली सरकार कह रही थी कि 30 से 50% है, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, हलफनामा दिया गया है उसमें बताया गया है कि 10% है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने कारण बताइए और अब बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है। पहले सीजीआई की तरफ से कहा गया था कि आप कल तक एजेंडा दीजिए, हम कल शाम को भी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अब बुधवार को सुनवाई होनी है। यह अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रदूषण ने दिल्ली की सेहत को बिगाड़ दिया है और यकीन मानिए कि AQI का लेवल जो दिवाली के बाद से लगातार बढ़ा है, अभी तक स्थिति सही नहीं हुई है और कल सेंटर को बोला गया है कि आपात बैठक बुलाएं। दीपक रावत मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है आनंद विहार से। दीपक बताइए इस वक्त आनंद विहार में क्या स्थिति है, क्योंकि अभी भी दिल्ली में AQI पुअर क्वालिटी में है। जसप्रीत, इस वक्त आनंद विहार में हम लोग मौजूद हैं और आनंद विहार में 380 पर है AQI। 380 का मतलब ये होता है कि बहुत
खराब कंडीशन में है। हालांकि इतना फर्क जरूर पड़ा है कि पिछले दिनों के मुकाबले सिर्फ 2 दिन पहले की बात करें तो उस वक्त 490 तक पहुंच गया था, जो अब 380 पर आ गया है। लेकिन स्थिति अभी भी खराब है क्योंकि स्मॉग जो है वो चारों तरफ नज़र आता है। विजिबिलिटी आज पहले से बेहतर ज़रूर है, लेकिन स्मॉग बना हुआ है और यही वजह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि इसको लेकर सरकारें क्या कर रही है, सरकार को जो कदम उठाने चाहिए उसको लेकर क्या तुम्हारे सहयोगी देखिए दीपक जानकारी दे रहे थे। आनंद विहार ये वो इलाका है जो जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है और 350 से ऊपर है। कल के मुकाबले स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी समझिए कि ये हवा नुकसानदायक है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, काफी ज्यादा अहम ये सुनवाई थी क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे सेंटर को आदेश दिया है कि आपात बैठक बुलाइए और बताइए कि प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि लोगों को प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की है, तो ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। कोर्ट ने सीधे सीधे हरियाणा और पंजाब को भी आदेश दिया है कि वो किसानों से बात करें और पराली जलाने से रोके 2 हफ्ते तक। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया। इस बार उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मुगलों के राज की तारीफ कर डाली। 14 नवंबर को नेहरू जयंती पर हुए कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों का खंडन किया। मणिशंकर अय्यर ने यह दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ 80% लोगों की परवाह है। तो मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादास्पद बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। आपने एक फिरके को छोड़ दिया, दूसरे को ही आपने अहमियत दी, तो तब भारत अटूट नहीं रहेगा, उसका एक हिस्सा चला जाएगा। मणिशंकर अय्यर ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर अपने बयान के समर्थन में तर्क पेश करते हुए उन्होंने बकायदा तथ्य भी पेश किया। उन्होंने दावा किया कि 666 साल तक दिल्ली के सिंहासन पर मुसलमान शासक बैठे रहे, लेकिन कभी मुसलमानों की जनसंख्या 24% से ज्यादा नहीं हुई। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए, लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। मणिशंकर अय्यर ने मुगल बादशाह अकबर के शासन से लेकर तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में कभी
जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक कांग्रेस शासन में कभी मुस्लिम शासकों के नाम को बदलने की कोशिश नहीं की गई। सड़क का नाम है अकबर रोड और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर देश में घृणा फैलाने का आरोप लगाया। यहां 80% हिंदू और 14% मुसलमान। अब 14% मुसलमान के पीछे इन्होंने अपनी पूरी राजनीति बनाई है। वो कहते हैं कि इनके तरफ इनको कुछ करना या देना, इसका ये बनता है तुष्टिकरण। सैफ अली खान को कहो पाकिस्तान जाओ, शाहरुख खान को कहो पाकिस्तान जाओ। क्यों पाकिस्तान? क्यों नहीं इंडोनेशिया? क्यों नहीं बांग्लादेश? क्यों नहीं सऊदी अरब? बस इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं, यही है उनकी राजनीति का बुनियाद, कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है, कि हर मुसलमान गद्दार है, कि हर मुसलमान भारतीय हो ही नहीं सकता है। और इसलिए घृणा के आधार पर वो अपनी राजनीति को चलाते हैं, घृणा पैदा करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में छात्रों को नमाज अदा करने से रोकने का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। इस विवाद को लेकर कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई और बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी आमने सामने हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में नमाज पढ़ने का समर्थन किया है और नमाज पढ़ने से रोकने वाले प्रोफेसर और गार्ड को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं। एबीवीपी ने कॉलेज कैंपस का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी का कहना है कि अगर कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है तो फिर पूजा पाठ करने की भी इजाजत दी जाए। यह मामला तब गरमाया जब 12 नवंबर को कॉलेज के अंदर मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी। आपत्ति जताने पर पुलिस ने छात्रों को कैंपस में नमाज पढ़ने से रोका। इसी पर एनएसयूआई से जुड़े छात्र पुलिस प्रशासन से भिड़ गए हैं। तो कॉलेज के अंदर नमाज को लेकर यह विवाद वहां पर शुरू हो गया है। दो छात्र संगठनों इस विवाद को लेकर आमने सामने हैं। एनएसयूआई का कहना है कि कॉलेज में नमाज पढ़ी जानी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी जो है इसका विरोध कर रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, कॉलेज में लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, ये नमाज पूजा पाठ को लेकर कैसे विवाद वहां पर शुरू हो गया है? देखिए, शुक्रवार को ये पूरा मसला खड़ा हुआ था जब पर कुछ छात्रों ने, मैं खड़ा हूँ वहाँ यहीं पर पीछे यहाँ पर पार्क के अंदर नमाज पढ़ी थी एक दो छात्रों ने, उसको लेकर यहाँ पर कॉलेज प्रशासन ने रोका। उसके बाद में विवाद खड़ा हुआ। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र मेरे साथ हैं। इनकी आपत्ति ये है कि अगर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाती है तो फिर कीर्तन की क्यों? कुछ देर पहले यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा। होशियार मीणा प्रदेश मंत्री, होशियार जी ये बताओ, आपने तो सियासत का अखाड़ा बना दिया, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा। देखो, हमने सियासत का अखाड़ा नहीं बनाया है, हमने भगवान बिरसा को याद किया है। उनकी आज जन्म दिवस है, तो कांग्रेस ने जो 75 साल में नहीं किया वो आज हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में हमें जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। परसों नमाज पढ़ी तो आपने आज यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं,
हनुमान चालीसा तो हमने इसलिए पढ़ी, भगवान बिरसा को बहुत पसंद थी और वो हिंदुत्व के उपासक थे। उन्होंने लगातार संघर्ष किया देश की आज़ादी के लिए, लेकिन वर्तमान में कुछ लोग इस कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ जमीन किसी को नहीं मिलेगी। आप वीडियो देखना, उसमें जमीन मांगने की कुछ लोग बात कर रहे हैं, मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमें आपत्ति नहीं है किसी धर्म से, लेकिन कोई हमारे शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की हरकत करेगा वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है। ईंट का जवाब नमाज पढ़ रहे थे, नमाज का विरोध है, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये हमारा अधिकार है। आज दूसरा कोई और करेगा, लेकिन हमने ये मैसेज दिया है कि यदि कुछ लोग इस शिक्षा के मंदिर को, सरस्वती के मंदिर को यदि बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हनुमान चालीसा के साथ में ये सांकेतिक मैसेज भी दे दिया है कि आप थानों से हमारे मंदिरों को हटा रहे हो, आप थानों से हमारी ऐसी बहुत सारी चीजों को हटा रहे हो, लेकिन आप कॉलेज कैंपस में आके क्या नमाज की अनुमति दे रहे हो? गहलोत साहब, जवाब देना होगा। आप यहाँ आके, इसका मतलब आप अनुमति दे रहे हो, आप करवा रहे हो सारी चीजें। मेरी सांकेतिक रूप से ये मांग है, शिक्षा का माहौल खराब करने की कोशिश सरकार ना करे। अच्छा, वो शिक्षा का माहौल खराब कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। हमने ये जवाब दिया है, ये जवाब इसलिए दिया है क्योंकि जवाब देना जरूरी होता है। हर चीज में, हर विषय का जवाब जरूरी होता है। अगर इस जवाब में आप कह रहे हैं आपने जवाब दिया, लेकिन यही तो बात है, आप जवाब की बात जवाब तो ये एक बात बताइए, हम आप कह रहे हो इसमें जवाब देना, अगर ये जवाब देना है तो हाँ, हम बेशक कहते हैं हमने जवाब दिया। अगर यहाँ कोई बाहर का स्टूडेंट या मौलवी आके यहाँ नमाज पढ़ता है, जिसमें आप मीडिया के माध्यम से आप उस वीडियो को देखिएगा, अगर वो यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, वहाँ बाहर से कोई भी आके राह चलता आके यहाँ अगर नमाज पढ़ता है और कहता है कि हमें जमीन चाहिए, तो यहाँ क्लासरूम बंद करके एक तरफ नमाज, एक तरफ मस्जिद और एक तरफ मस्जिद बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भवानी, हम देख रहे हैं कि कॉलेज में, शिक्षण संस्थानों में मकसद होता है शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन यह अखाड़ा बन गया है, कभी पूजा पाठ को लेकर, कभी नमाज को लेकर। ये कौन लोग हैं जो ये विवाद पैदा करते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं जयपुर के कॉलेज में नमाज पर हुए विवाद के बीच एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और हनुमान चालीसा पढ़कर उन्होंने अपना विरोध जताया। यहाँ पर शुक्रवार को यहाँ पर इसी कैंपस के अंदर यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी। यहाँ सामने की तरफ जो पार्क दिखा जा रहा है, वहाँ पर इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ था। इसको लेकर जो नमाज पढ़ी उसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने जैसे ही रोका, उसके बाद में एनएसयूआई की मांग है कि जिस शिक्षक ने रोका उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र यहाँ पहुँच गए और उनका ये कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा की वो यहाँ पर जयंती मनाएंगे, इसकी इजाज़त दी जाए। पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है उठाने के लिए। उनका पुलिस का कहना है कि ये शांति भंग करने की कोशिश है। यहाँ पर जो असली मुद्दा वो इसी बात को लेकर है, नमाज के मसले से सवाल खड़ा हुआ और एबीवीपी ये भी मांग कर रही है कि वो यहाँ पर कीर्तन करेंगे, इसकी भी उन्हें इजाज़त दी जाए। हालांकि एनएसयूआई की ओर से तालेबंदी की जानी थी, लेकिन एनएसयूआई के छात्र अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे और अब ये देखिए कि यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं। मेरे सहयोगी भवानी लगातार आप तक इस खबर की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भवानी, कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि मुख्य जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। अगर वहां पे इस तरह से विवाद हो रहा है नमाज और पूजा पाठ को लेकर, उन्होंने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं? देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि जैसे ही तनाव बढ़ा, पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है कैंपस के अंदर। कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा एक बार तस्वीरें बताएं कि कैंपस में, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब यहाँ पर पहुँचे, हनुमान चालीसा पढ़ने पर लगे और उससे पहले यहाँ पर एनएसयूआई ने तालाबंदी की चेतावनी दी थी। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा तनावपूर्ण माहौल हो गया। पुलिस इस वक्त पहुँच गई है और यहाँ पर जो हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था वो अब खत्म हो गया, लेकिन अभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं। आप बताएं कि आपका ये विरोध हो गया सांकेतिक, अब तो कुछ नहीं, अब तो जाएंगे भी? हम तो जाएंगे और कोई नहीं है, हमारा तो ये विरोध था। लेकिन देखिए, विरोध ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इससे माहौल बिगड़ेगा? स्टूडेंट से हमने बात की, वो कहते दोनों चीजें नहीं, स्टूडेंट, हम तो स्टूडेंटों के बीच में काम करते हैं, स्टूडेंट ही तो हैं, यहाँ के सारे स्टूडेंट हैं रहने वाले। हमारा तो सिर्फ ये आम स्टूडेंट, ये निखिल, आप बताएं क्या यहाँ पर चाहे नमाज हो या कीर्तन होना चाहिए? दोनों में से? दोनों नहीं चाहिए। विद्यालय में पढ़ने आए तो पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए आप इकाई अध्यक्ष हमारा निखिल बाबड़िया, आप पूछिए फाइनल ईयर का छात्र क्या होना चाहिए। देखिए, 2-3 दिन पहले यहाँ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे हैं और वो यहाँ के नहीं है, बाहर के आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों ही नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए। अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे। बात ये किसी दम का नहीं होने देंगे। देखिए कि ये जी भवानी, साफ तौर से हम देख रहे हैं, छात्र तो यही कह रहे हैं
कि ना हमें नमाज चाहिए, ना हमें पूजा पाठ चाहिए, हमें कॉलेज के अंदर सिर्फ एजुकेशन चाहिए। फिर ये राजनीति, धर्म के नाम पर ये विवाद कौन पैदा कर रहा है? ये अपने आप में कई सवाल है जिनके जवाब मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी के लिए। This will be delivered. Will definitely be done. ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश बोलेगा, ना रायगढ़ बोलेगा, ना हम। मणिपुर के चुराचांदपुर में 2 दिन पहले असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों के कायराना हमले से पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले के बाद उग्रवादियों के खिलाफ पूरे देश में उबाल है, तो वहीं हमले में शहीद हुए जवानों पर पूरे देश को गर्व है। एक रोज पहले उग्रवादी हमले में मारे गए शहीदों के पार्थिव शरीर को मणिपुर की राजधानी इंफाल के एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां सबसे पहले सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां शहीदों के परिवार वाले भी दिखाई दिए, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन पहले उग्रवादियों के हमले में कर्नल विप्लव समेत 7 लोग शहीद हो गए थे। शहीद होने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव की पत्नी और बेटा भी शामिल है। तो पूरा देश इन शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। एक तरफ हर कोई गर्व महसूस कर रहा है कि देश की आन बान शान सुरक्षा के लिए ये जवान शहीद हुए। दूसरी तरफ एक गुस्सा भी है, एक आक्रोश भी है कि चाहे नक्सलवाद हो, उग्रवाद हो, आतंकवाद हो, इनका अब जड़ से खात्मा होना चाहिए। इन उग्रवादियों के खिलाफ जिन्होंने कर्नल विप्लव की पत्नी अनुजा 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा, उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इन उग्रवादियों के खिलाफ एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश अपने अपने अंदाज में आज इन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। I am sharing my deepest condolence to the family of the bereaved families, and I have already instructed to the concerned home departments, my officials, including DGs and paramilitary forces, to nab the perpetrators and to punish according to the law of the land. And state government will not compromise this type of terrorism, this type of terrorist acts. मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचेगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर वहां के रामलीला मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर सभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। शहीद कर्नल को श्रद्धांजलि देने के लिए 46 असम राइफल्स के 50 जवान रायगढ़ पहुंच चुके हैं। पूरे शहर में शहीद कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे के पोस्टर लगाए गए हैं। पूरा देश आज इन शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। कर्नल विप्लव जो न सिर्फ उग्रवादियों से लड़ रहे थे, बल्कि उस मौके पर उनकी पत्नी और उनके 8 साल का मासूम बच्चा भी उनके साथ था, उनकी रक्षा भी कर रहे थे। ये तीनों इस उग्रवादी अटैक में शहीद हुए हैं। आज उनका पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचेगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जाएगा। जगह जगह रायगढ़ में आज हर कोई अपने इस बेटे पर गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन एक गम का, एक शोक और दुख भी प्रकट कर रहा है।
रायगढ़ के इसी रामलीला मैदान में शहीद कर्नल वीर विप्लव त्रिपाठी, उनके पत्नी और उनके बेटे के पार्थिव देह लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखे जाएंगे। तैयारियां जो है वो चल रही है। इस मंच पर ही तीनों के पार्थिव देह राजकीय सम्मान के साथ रखे जाएंगे। लोग यहां पर उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। नज़ारा इस रामलीला मैदान का आपको दिखाता हूं कि कब शहीद कर्नल वीर विप्लव त्रिपाठी, उनके पत्नी और बेटे के पार्थिव देह पहुंचेंगे, उनके दर्शन कब कर पाएंगे, इसको लेकर लोग जो है कि वो लगातार रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। अभी शव आने में समय है, आप अभी से जो है आए हैं। तो बहुत नम आँखों से इंतजार कर रहे हैं। त्रिपाठी जी बहुत ही देश के एक अच्छे सैनिक थे और इस तरह से उनका निधन हो जाना पूरा रायगढ़ वासी ही बहुत दुखित है। अब वो देख रहे हैं किस समय आएंगे। आते आते समय उनको 12 बजे के बाद ही लग रहा है किस समय संस्कार होगा, क्या होगा। सभी बहुत दुखित। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे आतंकवादी वगैरह जो हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो के इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा सरकार से ये अनुरोध है, इस तरह के आतंकवादी जो हैं उन्हें साथ साथ खत्म किया जाए। खत्म किया। कितना गम है आपके शहर का बेटा? माहौल है, मेरा नाम है शहर की दुकानें भी बंद है आज। और शहीद वीर नारायण जी त्रिपाठी जी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पार्थिव शरीर को रायगढ़ स्टेडियम में रामलीला ग्राउंड में आए हुए हैं। और अब सीधा रुख करते हैं रायगढ़ का, जहां इस वक्त मेरे सहयोगी शहीद के घर के पास ही मौजूद हैं आदित्य राय। आदित्य, जाहिर सी बात है पूरा देश कर्नल विप्लव की शहादत को सलाम कर रहा है, उन पर गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन अब कर्नल विप्लव अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। कितने बजे उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच रहा है? और जाहिर सी बात है परिवार में तो गम और दुख ही नजर आ रहा होगा। करीब 1 बजे के करीब शहीद वीर विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी, उनके बेटे का पार्थिव देह उनके रायगढ़ स्थित इस निवास पर पहुंचेगा। 1 बजे के आसपास का समय दिया गया है। ये जो तमाम लोग हैं, ये तमाम त्रिपाठी परिवार के करीबी लोग हैं, त्रिपाठी परिवार के रिश्तेदार हैं, विप्लव के रिश्तेदार है। और ये जो है कि रिश्तेदारों को ही यहाँ पर अलाउ किया गया है। रिश्तेदारों के दर्शन के लिए यहाँ पर तीनों के पार्थिव देह रखे जाएंगे। यहाँ पर ये जो लोग मौजूद है, सभी के चेहरे नम हैं, माहौल बेहद गमगीन है। विप्लव की माताजी और पिताजी अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सही में उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, सही में उनकी बहू इस दुनिया में नहीं रही, उनका एक 8 साल का नन्हा सा पोता जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। करीब आधे घंटे के भीतर, आधे से 1 घंटे के भीतर जो है वो तीनों के पार्थिव यहाँ पहुंचने हैं। लोग जो है करीबी रिश्तेदार सारे यहाँ पर आ चुके हैं। राह देखी जा रही है कि कब पार्थिव तीनों के पहुंचेंगे और कब वो जो है अंतिम दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल ही यानी इस स्थिति को बयां करना आसान नहीं होगा जी। गमगीन माहौल है। इसके अलावा असम राइफल्स के जो कुछ जवान हैं, असम राइफल्स के जवान भी विप्लव के जो करीबी दोस्त हैं, विप्लव के कुछ करीबी दोस्त भी असम राइफल्स के जो जवान हैं वो आए हैं। ये आपको सामने जो है कि ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये असम राइफल्स के जवान हैं, विप्लव के मित्र है ये। लेकिन बात करने से उन्होंने मना कर दिया है कि मीडिया से बात नहीं करेंगे। विप्लव के साथ में ये रहे असम राइफल्स के जवान हैं और ये तमाम उनके रिश्तेदार हैं जो उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। इनसे एक बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका बेटा, भाई, भांजा, भतीजा, आपके रिश्तेदार के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, लाल ने शहादत दी है, क्या कहें? सब तो नहीं कुछ बोलने के लिए, ऐसी घटना है, सोचे नहीं थे, कुछ नहीं बोल पाएंगे इस विषय में। देखिए जो है कि यानी इस परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कोई कुछ कह पाए, गमगीन माहौल है और जो है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब विप्लव और उनकी पत्नी, बेटे का शव जो है वो पहुंचेगा और कब जो है साफ तौर से हम देख रहे हैं, साफ तौर से देख रहे हैं हम कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर्नल विप्लव का अंतिम संस्कार वहां पर किया जाएगा और उस इलाके के लोग उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा और आक्रोश भी है कि अब उग्रवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के 5 साल के बेटे अबीर त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अबीर का यह वीडियो स्कूल के कार्यक्रम का है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं। करीब 10 सेकंड का यह वीडियो अबीर की वीरता और उसके खून में दौड़ते देश प्रेम को दिखाता है। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में अबीर अपने पिता विप्लव और मां के साथ शहीद हो गया था। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। मणिपुर में उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद से उनके घर में मातम पसरा है। उनके पत्रकार पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है। घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। हर किसी की आंखें नम है और हर किसी को कर्नल विप्लव की शहादत पर गर्व भी है। नाते, रिश्तेदार, दोस्त, किसी को यह यकीन ही नहीं हो रहा है कि उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। शहीद कर्नल वीर विप्लव त्रिपाठी के घर के बाहर उनके रिश्तेदारों, सगे संबंधियों की मौजूदगी है। लगातार उनके रिश्तेदार उनके घर पर पहुंच रहे हैं। समय की कमी के चलते हुए रायपुर में जो राजकीय सम्मान का कार्यक्रम होने वाला था उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है और अब विप्लव, उनकी पत्नी और उनके बेटे के पार्थिव देह सीधे रायगढ़ स्थित उनके निवास स्थान पर लाए जाएंगे। 11:30 बजे के आसपास एक निजी एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव देह पहुँचेंगे और उसके बाद सीधे उनके इस घर पर सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह रखे जाएंगे। ये जो लोग हैं ये विप्लव त्रिपाठी के करीबी लोग हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। सभी के चेहरे मायूस हैं, सभी के आंखों में नमी साफ देखी जा सकती है। 2 दिन होने को है लेकिन विप्लव त्रिपाठी के माता पिता अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। विप्लव की माताजी सदमे में है, उनके पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिनों का समय हो जाने के बावजूद अभी तक विप्लव के माता पिता जो है वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ पर पार्थिव देह आने के बाद सगे संबंधी सबसे पहले जो है वो तीनों के पार्थिव देह के दर्शन करेंगे और उसके बाद लोगों के दर्शन के लिए रायगढ़ के रामलीला मैदान में यहाँ से तीनों के पार्थिव देह ले जाए जाएंगे। जवानों, नक्सलियों, अलगाववादियों में मुठभेड़ होती है लेकिन एक अलिखित नियम हमेशा रहा कि फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। आज तक आपने नहीं सुना होगा आर्मी या पुलिस ने किसी की फैमिली को, और न ही उन्होंने कभी आर्मी ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली को टारगेट किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस है, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। कोई शब्द नहीं कहने की, शहादत की। और एक कमांडेंट पे हमला, कायराना हमला, के 6.5 साल के बच्चे की भाभी को ये जो शहादत हुई है, ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश भूलेगा ना रायगढ़ भूलेगा ना हम। हमारे वो कर्नल कभी थे ही नहीं, हमारे गुरु दादा थे। जितने स्ट्रांग और जितने दबंगई से वहाँ काम करते थे उतने सॉफ्ट रायगढ़ में रहते थे। रायगढ़ में ये पुरानी बस्ती है, रायगढ़ हर एक बंदा उनको जानता है। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य शहीद कर्नल विप्लव के घर के पास ही मौजूद हैं। आदित्य, मेरा सवाल आपसे ही है क्योंकि हमने लोगों के रिएक्शन देखे और दोस्त कर्नल विप्लव के यही कह रहे थे कि कर्नल तो यही कहते थे कि अगर देश में शहीद हो जाऊंगा तो ये मेरे लिए एक गर्व का विषय होगा, लेकिन तमाम लोग ये कह रहे थे कि उनकी पत्नी और 7 साल के मासूम का क्या कसूर था, उनको आतंकियों ने क्यों नहीं बख्शा, क्यों उनकी हत्या कर दी। रवि देखिए, देश का हर इंसान, रायगढ़ का बच्चा जो ये सवाल पूछ रहा है कि ये पहला ऐसा हमला है जिसमें परिवार को टारगेट किया गया। पत्नी 8 साल के बेटे की कायराना नक्सलियों ने जान ले ली। विप्लव के चाचा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपके बेटी की शहादत होगी। ये हमारा बेटा तो ही है, देश का भी बेटा है। ये सारे लड़के वाले हमारे बच्चे समान है, इनके लिए देश को सोचना चाहिए। ये जैसे मेरे बच्चे समान है, इन लोग भी। इन लोग क्या सरकार से कहना चाहेंगे?
माओवादियों पर कार्रवाई क्या बहुत कठोर कार्रवाई करना चाहिए और खुफिया एजेंसी को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए ताकि लोगों और किसी परिवार में ये दुर्घटना ना हो, ऐसी दुर्घटना ना हो। एक बड़े और कड़े कदम की जरूरत है ताकि फिर कोई नक्सली, कोई आतंकवादी इस तरीके की हिमाकत न करे। बिल्कुल वाजिब हो रहे हैं आप। किसी भी प्रकार का ये दुर्घटना और नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रकार के जो उग्रवादी नक्सलाइट ये हमला होता है जो पूरे देश के लिए कलंक है। इसमें गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाना चाहिए और इसमें सभी जितने भी प्रदेश पीड़ित हैं सबके ऊपर स्थानीय पुलिस और सेंट्रल पुलिस, केंद्रीय पुलिस दोनों मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। विप्लव के कई वीडियोस हमने देखे। कर्नल जो है कि दिलेर आदमी थे, हम जीने मरने से नहीं डरते थे। उन्होंने नक्सलियों से, आतंकवादियों से लोहा लिया। शहादत उनकी हुई है लेकिन गौरवान्वित पूरा देश महसूस कर रहा है और बदला तो चाहता है, पूरा आवाम बदला चाहता है। हमारा तो पारिवारिक हुआ है, साथ पारिवारिक के अलावा हमारे रायगढ़ का, प्रदेश का और देश का क्षति हुआ है। इसके लिए सारे देश को एकजुट होकर सरकार से आह्वान करना चाहिए कि इसका बदला लिया जाएगा। रवि, ये विप्लव के चाचा जी है, इन्हीं की गोद में खेलकर विप्लव बड़े हुए। अपने बेटे की शहादत पे आंखें जो है उनकी छलक रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार बदला ले इसका, विप्लव की शहादत बेकार न जाए और आने वाले समय में सरकार ऐसा कदम उठाए कि आतंकवादियों की, माओवादियों की रूह कांप जाए और फिर कभी वो जो है इस तरीके की कोई बिल्कुल ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये मांग है सरकार से कि अब उग्रवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में असम के बक्सा जिले के रहने वाले जवान सुमन स्वागिरी भी शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम का माहौल है। परिवार का कहना है कि दिसंबर में उनके बेटे का 3रा जन्मदिन है और वो इसके लिए घर पर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उग्रवादियों के हमले में वो शहीद हो गए। घर वालों ने यह भी बताया कि हमले से महज 1 घंटे पहले सुमन ने अपनी पत्नी को फोन कर उनसे बातचीत की थी, भरोसा दिलाया था कि वो लौटेंगे। सुमन के शहीद होने की खबर ने परिवार वालों को अंदर से तोड़ दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हर शहीद के घर पर इसी तरह का माहौल है। किसी का पिता चला गया है, किसी का पति चला गया है, किसी का बेटा चला गया है, किसी ने वादा किया था कि वो जल्द लौटेगा, लेकिन इन कायर आतंकियों ने हमारे देश के जवानों पर पीठ के पीछे से वार किया है। और अब यही गुस्सा, यही आक्रोश, यही मांग है कि इन उग्रवादियों का जड़ से खात्मा होना चाहिए। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच तकरार तेज होने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इमरान खान प्रधानमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो सकती है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच आईएसआई के डीजी पद को लेकर तकरार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान के सामने 2 विकल्प रखे गए हैं। पहला विकल्प यह कि इमरान खान खुद 20 नवंबर से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दें, और दूसरा विकल्प है कि संसद में विपक्ष बदलाव करेगा। दोनों ही सूरतों में इमरान खान का पद से जाना तय माना जा रहा है। तो एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी पाकिस्तान में कभी भी जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि सेना और सरकार के बीच यहां पर तकरार लगातार बढ़ता ही जा रहा। आईएसआई के डीजी पद को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद यह विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेना ने इमरान खान को सीधी धमकी दे दी है और सामने 2 विकल्प रखे गए हैं। पहला विकल्प यह कि इमरान खान खुद 20 नवंबर से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दें, और दूसरा विकल्प यह है कि संसद में विपक्ष बदलाव करेगा। यानी दोनों ही सूरतों में इमरान खान का पद से जाना तय माना जा रहा है। तो इमरान खान की मुश्किलें यहां पर कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे भी पहले कई बार हुआ है जब सेना ने तख्ता पलट किया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन हमारे साथ बने हुए। आनंद, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है, तख्ता पलट वहां पर हमेशा हुए हैं,
लेकिन इमरान खान के साथ इतना जल्दी होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी क्या और जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए, इमरान खान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 20 नवंबर तक का उनको डेडलाइन दिया गया है। 20 नवंबर तक या तो वो खुद ही इस्तीफा देते हैं या फिर ऑपोजिशन उनके खिलाफ सदन में एक मोशन लाएगा और उनका तख्ता पलट कर देगा। MQM और PML-Q ये दो पार्टीज हैं जो मौजूदा सरकार को बैक कर रही हैं। ये अपना सपोर्ट विड्रॉ कर देंगी। परवेज खटक PTI से हैं और शहबाज शरीफ PML नून के हैं। इन दो के नाम है, शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। इन दोनों के नाम है कि ये उनको रिप्लेसमेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये सारी लड़ाई जो है ये रावलपिंडी बनाम इस्लामाबाद है और ये तब से शुरू हुई जब फैज हमीद को हटाकर DGISI से हटाकर उन्हें कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया और नदीम अंजुम को DGISPR से हटाकर DGISI की नियुक्ति की गई और पाकिस्तान की PMO की तरफ से और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया कि ये फैसला आर्मी ने कैसे किया, ये तो सरकार को लेना चाहिए था। और वहीं आर्मी के तबकों में भी बहुत इसके खिलाफ ऑपोजिशन है क्योंकि कमर जावेद बाजवा के बाद फैज हमीद अगले आर्मी चीफ बन जाएं, इस पर बहुत लोग नाराज हैं क्योंकि जब बाजवा का एक्सटेंशन हुआ तब भी 21 लेफ्टिनेंट जनरल के करियर खत्म हो गए थे, तो उनकी सारी इरादों पर पानी फिर गया था। तो अब आर्मी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्शन है जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसे आउटफिट्स को भी बैक कर रहा है। जो साफ तौर से लग रहा है आनंद, अब कभी भी इमरान खान की कुर्सी जो है वो जा सकती है, तो इमरान खान को हटाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच टकरार जो है वो तेज होती जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान प्रधानमंत्री पद से कभी भी इस्तीफा उनसे लिया जा सकता है। पाकिस्तान के PM इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच ISI के DG पद को लेकर यह तकरार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान के सामने दो विकल्प रखे गए हैं। पहला विकल्प यह है कि इमरान खान खुद ही 20 नवंबर से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दें और दूसरा विकल्प यह है कि संसद में विपक्ष बदलाव करेगा। यानी दोनों ही सूरतों में इमरान खान का पद से जाना तय माना जा रहा है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अमूल की। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए हैं। अमूल बिना रुके लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। लगातार गतिशील होना ही जीवन की सबसे बड़ी निशानी है। इसे चरितार्थ करते हुए अमूल का संकल्प है कि हर महीने 2 नए प्रोडक्ट्स जारी किए जाएं। अमूल के चाहने वाले जिस भी प्रोडक्ट की कल्पना मन में करते हैं, अमूल की कोशिश रहती है उसे बाजार में उतारने की। आपके अटली बटली डिलिशियस अमूल का सफर इसी तरह जारी रहेगा। हर भारतीय को अमूल की शुभकामनाएं।